हम सब पृथ्वी पर कैसे आए, यह समझने की अपनी यात्रा में चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह की लगातार यात्राएं की, जो कि प्रशांत महासागर पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। वहां उन्होंने वनस्पतियों और जीवों की सभी स्थानिक या देशी प्रजातियों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन यानी प्राकृतिक चयन और विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब वे इन द्वीपों पर विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन कर रहे थे, तब उनकी रुचि विशेष रूप से पक्षियों की इन प्रजातियों पर थी, जिन्हें फिंच के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने देखा कि उन द्वीपों पर फिंच की कई प्रजातियां थीं और जब उन्होंने उनका आगे अध्ययन किया तो उन्हें समझ में आया कि वे सभी वास्तव में एक ही पूर्वज फिंच से विकसित हुई हैं। इसी अध्ययन के आधार पर बाद में एडेप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण का विचार सामने आया। लेकिन अनुकूली विकिरण का क्या मतलब है और इन फिंचों ने अनुकूली विकिरण को समझने में कैसे मदद की, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। इन फिंच पक्षियों को अब चार्ल्स डार्विन के सम्मान में डार्विन फिंच कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इन पक्षियों ने अनुकूली विकिरण को समझने में कैसे मदद की? तो चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह में जब इन फिंच पक्षियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि फिंच पक्षियों की सभी प्रजातियां वास्तव में एक ही पूर्वज फिंच से विकसित हुई हैं और बाद में वे इस द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों में फैल गईं। गैलापागोस द्वीप समूह का प्रत्येक द्वीप अपने पर्यावरण की दृष्टि से अद्वितीय है। इसलिए डार्विन ने यह भी देखा कि विभिन्न फिंच प्रजातियों में उस वातावरण के अनुसार फिनोटाइप लक्षण थे जिसमें उनका विकास हुआ था। उदाहरण के लिए कीटों को खाने वाले फिंच पक्षियों की चोंच पतली और लंबी थी, जो कि जमीन से कीटों को उठाने के लिए आवश्यक थी। इसी तरह बीज खाने वाले फिंच पक्षियों की चोंच सपाट और नुकीली थी ताकि बीजों को खोलने में मदद मिल सके। इस आधार पर डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि फिंच पक्षियों में चोंच की आकृति एवं आकार, पंख का रंग इत्यादि जैसे सभी लक्षण उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो गए हैं जिसमें ये फिंच पक्षी विकसित हुए हैं। इस प्रकार सभी प्रजातियों के एक ही पूर्वज से विकसित होकर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से अन्य भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित होने और उस नए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अनुकूलित होने की इस परिघटना को एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण कहा जाता है। इसके कारण प्रत्येक प्रजाति काफ़ी लंबे समय के लिए भौगोलिक अलगाव और लैंगिक अलगाव होने पर एक अद्वितीय प्रजाति बन गई, क्योंकि लंबे समय तक लैंगिक अलगाव के कारण इन विभिन्न प्रजातियों के बीच जीनों का आदान प्रदान नहीं हुआ, जिससे उन्हें एक अद्वितीय प्रजाति के रूप में विकसित होने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। लेकिन अनुकूली विकिरण वास्तव में कैसे काम करता है? तो अनुकूली विकिरण नए पारिस्थितिक अवसरों का निर्माण होने पर काम करता है। उदाहरण के लिए गैलापागोस द्वीप समूह में जब पैतृक फिंच पक्षी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर गए तो उन्हें नए द्वीपों में नए पारिस्थितिक अवसर प्राप्त हुए, जैसे शिकारी जीवों की अनुपस्थिति, नए वातावरण पर अधिकार इत्यादि। इसके कारण उनमें नए वातावरण के प्रति अनुकूलन करने के लिए कुछ नए और विशिष्ट लक्षणों का विकास हुआ। इस तरह के नए वातावरण ज्वालामुखी विस्फोट, नई झीलों या तालाबों के निर्माण जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे द्वीपों का निर्माण समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के ठंडा होने से हुआ है। इसी प्रकार कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट से बने विशाल गड्ढे में पानी भरने से झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे नए वातावरण का निर्माण होता है, जिस पर बाद में जीवों की कई प्रजातियां निवास कर सकती हैं। अनुकूली विकिरण की एक विशेषता यह है कि यह सामान्य विकास की तुलना में काफ़ी तेजी से घटित होता है, क्योंकि इसमें पैतृक जीव तेजी से एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में फैलते हैं और नए वातावरण के प्रति अनुकूलित होकर नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं। इसके कारण इस तरह की विभिन्न प्रजातियों के सबसे नज़दीकी सामान्य पूर्वज या हालिया पूर्वज भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में केवल कुछ ही समय पहले मिल जाते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि जब हम भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में बात करते हैं तो कुछ समय पहले का मतलब 100 या 200 वर्ष पहले नहीं है, बल्कि इसका मतलब हजारों लाखों वर्ष पहले से है। इस प्रकार
सामान्य विकास की तुलना में अनुकूली विकर्ण में विभिन्न प्रजातियों के नज़दीकी सामान्य पूर्वज भूवैज्ञानिक समय के संदर्भ में केवल कुछ ही समय पहले मिल जाते हैं। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि गैलापागोस द्वीप समूह में फिंच पक्षियों में अनुकूली विकर्ण कैसे घटित हुआ। तो ये इस द्वीप समूह के विभिन्न द्वीप हैं। अब मान लीजिए कि इनमें से ये वाला द्वीप द्वीप ए है और इस द्वीप में फिंच पक्षियों का एक पूर्वज समूह रहता है। कुछ समय बाद इन पक्षियों में से कुछ पक्षी इस दूसरे द्वीप में चले जाते हैं जिसे हम द्वीप बी मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि इस द्वीप बी में वातावरण द्वीप ए की तुलना में काफ़ी भिन्न है और फिंच पक्षियों के रहने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए जो फिंच पक्षी इस द्वीप पर आए अब वे यहीं वास करने लगते हैं, वे अपने पुराने द्वीप में वापस नहीं जाते हैं। इस प्रकार द्वीप ए और द्वीप बी भौगोलिक रूप से एक दूसरे से पृथक हैं और अब इन दोनों द्वीपों में रहने वाले फिंच पक्षियों का विकास अलग अलग होता है। इसी तरह मान लीजिए कि द्वीप ए से फिंच पक्षियों का एक अन्य पूर्वज समूह इस द्वीप सी में चला जाता है और यहीं रह जाता है। चूंकि यह द्वीप भी भौगोलिक रूप से अन्य द्वीपों से पृथक है, इसलिए इस द्वीप में आने वाले पक्षियों का विकास भी द्वीप ए और द्वीप बी में रहने वाले पक्षियों से स्वतंत्र रूप से होता है। इस प्रकार तीनों द्वीपों में फिंच पक्षियों का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है, जिसके कारण हजारों वर्षों की अवधि में नए पर्यावरण के प्रति इनका अनुकूलन हो जाने के कारण इनमें काफ़ी भिन्नताएं आ जाती हैं और ये अलग अलग प्रजातियां बन जाते हैं। लेकिन ये सभी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। इसे ही हम एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के विकास में एक ही पूर्वज से उत्पन्न होने वाले जीवों का शरीर और व्यवहार अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उन वातावरणों के अनुसार बदल जाता है, यानी उनके एक जैसे शारीरिक अंग भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप ले लेते हैं। इसलिए इसे एक प्रकार का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी अपसारी विकास भी माना जाता है। लेकिन हमें अनुकूली विकिरण के ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। अभिसारी विकास का अर्थ है कि जीवों का कोई एक सामान्य पूर्वज नहीं था, लेकिन उनके शारीरिक लक्षण सामान्य हैं। इसका एक उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है। मार्सुपियल एक प्रकार के स्तनधारी जीव होते हैं जो बहुत ही अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म के बाद ये बच्चे आमतौर पर अपनी माँ के शरीर में बनी एक थैली जैसी संरचना में तब तक रहते हैं जब तक वे अपने आप जीवित रहने में सक्षम नहीं हो जाते। जैसे कंगारू मार्सुपियल जीव का एक उदाहरण है। मार्सुपियल जीव मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि मार्सुपियल्स जीवों का विकास पृथ्वी के पुराने महाद्वीप गोंडवाना में हुआ था, जो बाद में टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट गया। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसी पुराने गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, जो गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के कारण निर्मित हुआ है। गोंडवाना के टूटने से अलग अलग महाद्वीप बन गए, जिससे जीवों की प्रजातियां भी इन अलग अलग महाद्वीपों में फैल गईं। इसके कारण बाद में इन प्रजातियों का विकास पूरी तरह से अलग अलग वातावरणों में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हुआ, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी विशेषताएं समान थीं, क्योंकि अलग अलग वातावरण में जाने से पहले वे जिस वातावरण में रहते थे वह समान था, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप। अब चूंकि सभी मार्सुपियल जीव ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भीतर एक ही वातावरण में एक साथ विकसित हुए हैं, इसलिए इनके पूर्वज एक समान नहीं होने पर भी इन सभी में बहुत सारी एक जैसी विशेषताएं मिलती हैं जो उस वातावरण के कारण विकसित हुई हैं। यह भी अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण है, लेकिन यहाँ यह अभिसारी विकास है, न कि अपसारी विकास। इसी तरह जब हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अन्य स्तनधारी जीवों की तुलना मार्सुपियल जीवों से करते हैं, तब इनमें भी बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि जब गोंडवाना महाद्वीप टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट रहा था, तब मार्सुपियल जीवों की तरह कई अन्य स्तनधारी जीव भी ऑस्ट्रेलिया में रह गए होंगे। उदाहरण के लिए यह छछूंदर, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं मार्सुपियल छछूंदर के समान होती हैं। इसी प्रकार भेड़िया एक स्तनधारी प्राणी है और ऑस्ट्रेलिया में इससे मिलते जुलते मार्सुपियल प्राणी को तस्मानियाई भेड़िया के नाम से जाना जाता है। ये सभी अनुकूली विकिरण के उदाहरण हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया,
अनुकूलीकरण विकास के अन्य रूपों की तुलना में बहुत तेजी से घटित होता है और इसके कारण एक सामान्य पूर्वज से नई प्रजातियों का तेजी से विकास होता है।